तो बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू कर चुके थे और जिसमें एक क्लास हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की चल चुकी थी। उस क्लास में हमने क्या पढ़ा कि बेसिक हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जाना कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी इसका फार्मूला होता है। Q इक्वल टू हम लोग पढ़े थे NE होता है, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है NE अपॉन टी। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हल्का सा उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने आपको बताई थी एम्पियर होती है। क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। इसके बाद हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसका, करंट डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, करंट डेंसिटी के बारे में। और करंट डेंसिटी में आपको हमने बताया था कि पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई जे। जे इक्वल टू फार्मूला हमारा बन के आता है I अपॉन ए। ये कहलाता है क्या, आपका करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अगर करंट डेंसिटी की कोई आपसे यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, I की यूनिट हो गई आपकी एम्पियर और एरिया की यूनिट आपकी क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट मिल जाती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक बहुत खास बात आपको बताई गई होगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपकी होती है ये कैसी क्वांटिटी है। आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होती है या स्केलर होती है। तो आप इतना जान लीजिए कि इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर। लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न आया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी यह वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती है। बिकॉज हमने वेक्टर की डिफिनेशन में पढ़ा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सर्किट मैंने बनाया, ये मैंने कोई सर्किट बनाया और इस सर्किट में मैंने देखा कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज बैटरी का टर्मिनल था। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होती है। जैसे ही मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होती है तो यहाँ डायरेक्शन का आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एक निश्चित डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कहा ये 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो 5 एम्पियर इसका क्या कहलाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। और ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, ये इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं बता रहे हैं, ये क्लियर है, पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये मत समझ लेना कि हम बता रहे हैं, ठीक है, हम भी वही बता रहे हैं जो चीज़ हम सीखे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। और स्केलर क्वांटिटी होने के लिए अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हम इसको स्केलर क्यों कह रहे हैं, इसको अदिश राशि हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम सदिश राशि क्यों नहीं कह रहे हैं, तो उसके पीछे जब आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया गया होगा तो ये बताया गया होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इतनी सी बात तो इसमें लागू हो चुकी है। लेकिन उसके आगे ये भी बताया गया है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। उनके जो जोड़ने के नियम होते हैं, जोड़ के हैं, घटाना के हैं, गुणा के हैं, तो वो सारे नियम उनके वेक्टर अलजेब्रा से चलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में जो भी ये नियम कायदे होते हैं वो सब स्केलर अलजेब्रा, सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है।
अगर इसको जोड़ना हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक बनाया पॉइंट और यहाँ से करंट कई सारी डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ये करंट I1 आ रही है, ये करंट I2 आ रही है, ये करंट I3 जा रही है, ये करंट I4 जा रही है। अगर आपसे यहाँ पर रिजल्टेंट करंट के बारे में कोई पूछ रहा है तो आप बताते हो कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, ऐसा आप बता देते हो। तो ये एडिशन सिंपल अलजेब्रा के होते हैं, न कि वेक्टर अलजेब्रा के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह कैसी क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है J बराबर I/A। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि I कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, अभी आपने क्लियर किया स्केलर क्वांटिटी है। A कैसी क्वांटिटी है, एरिया, तो एरिया को जनरली आप स्केलर क्वांटिटी ही समझ के चलते हो। तो एक स्केलर में जब एक स्केलर को डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर जो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है उसको भी आप स्केलर ही कहना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जे स्केलर नहीं होता, करंट डेंसिटी जो होती है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो वो होती है वेक्टर। अब ये वेक्टर क्यों होती है, तो उसके पीछे के लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका जवाब आप लोग हमको लिख करके देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारी कौन सी, करंट डेंसिटी J = I/A, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि ये जो हमने एरिया को अपने हिसाब से हम वेक्टर लेते हैं और एरिया को अपने हिसाब से हम स्केलर ले लेते हैं। यहाँ पर जो ये एरिया लिया जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर एरिया से क्रॉस कर रही है, एरिया को ही वहाँ वेक्टर नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट किसी वेक्टर एरिया से जो क्रॉस करती है पर यूनिट वेक्टर एरिया से, तो उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। इस हिसाब से ये जो आपका एरिया है, तो ये एक्चुअल में एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है, इसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। इस कारण से जे को हम क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्लियर हो गया कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई आई और एक फिजिकल क्वांटिटी जे आई। ए को हम इलेक्ट्रिक करंट बोले हैं और जे को हम करंट डेंसिटी बोले हैं। जे का फार्मूला I/A हुआ, इसका फार्मूला Q/T हुआ। Q को जब हमने NE रख दिया तो इसका फार्मूला ये बन गया, और जे का फार्मूला जब I को हमने Q लिखा तो ये नीचे AT आ गया। Q को जब हमने NE लिखा तो ये हमारा AT हो गया। तो ये इसके जैसे भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो कोई भी फार्मूला अप्लाई करके काम करना पड़ेगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वो एम्पियर होती है, और इसकी यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इसी का, जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखिए जनरली जो होते हैं, तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, तो वो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फ्लो में रहते हैं। इनकी मोशन का कोई ठिकाना नहीं है कि कौन किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की ऐसी मोशन जब रहती है तो इस मोशन को हम बोलते हैं जिग जैग मोशन। इनकी ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन, कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जैसे ही इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन होती है तो वो जिग जैग से हट के ये एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, ये अलाइन होना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो इनकी मोशन अब बनेगी तो वो ऐसी हो जाती है। ये इनकी मोशन हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह से जो मैंने इलेक्ट्रॉनों की मोशन को दिखाया है, तो चूँकि मैं राइट हैंड से लिख रहा था तो इसलिए मुझको ऐसे एरो बनाना सरल लगा और मैंने ऐसे दिखा दिया, और इलेक्ट्रॉन अलाइन दिख भी गए हैं, है ना। लेकिन अगर मैं अपने बैटरी के टर्मिनल्स को देखूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है।
तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा फ्लो उसका होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, न कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जो आपने ये अगर हमने ऐसे दिखाने का प्रयास किया तो ये गलत माना जाएगा। तो हम इसको बदलने से अलग ये मान लेते हैं कि हम अपने टर्मिनल को ही चेंज कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं। अब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था तो इस नेगेटिव टर्मिनल से वो रिपल होकर के इस तरफ चलता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? अगर आपसे कोई पूछे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसी के साथ हमेशा जो करंट का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है और करंट का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक करंट उसी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की वेलोसिटी हो जाती है कि वह एक निश्चित लाइन में अलाइन होना शुरू कर जाते हैं तो उनकी इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है Vd = 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो Vd = 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के करीब होता है। और अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनों की थर्मल स्पीड के बारे में, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी से काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो उनके थर्मल वेलोसिटी से काफ़ी कम होती है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है निकल करके द रिलेशन बिटवीन करंट डेंस इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमको रिलेशन जानना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। इसको हमने बाहर ये किसी बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। इसको बैटरी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में आप जोड़ देते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? बैटरी। ये छोटी सी जानकारी आपको जानते रहना चाहिए। अगर मैंने इस प्रकार से लगाया है केवल एक, इसको सेल बोलोगे आप। एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है, इसको क्या बोलोगे? सेल। अगर इसी प्रकार के आप एक से अधिक लगा देते हो तो इसको आप क्या बोलोगे? अब ये अब क्या कहलाएगा बच्चों? बैटरी कहलाएगा। जब एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल। और एक से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। बैटरी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों के कम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। ये हमारी की है। यहाँ से मैंने इसको भी पोटेंशियल दिया यहाँ से। अब करंट का फ्लो कैसे होगा ज़रा सोचो। तो पहले तुम इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा दो। मान लीजिए कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन है तो इनका फ्लो होगा, देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं। और करंट का फ्लो कैसे होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इसमें क्या बह रही है? करंट बह रही है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कंडक्टर है इसकी लेंथ स्मॉल l है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? कैपिटल A है।
जिस कारण से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। छोटी छोटी जानकारी है, इनको समझो। लेंथ कितनी है स्मॉल एल, एरिया कितना है कैपिटल ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब हम इसमें क्या निकालते हैं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर था इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। हम मान लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये बताइए जरा कि इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम एल है और एक वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा एन इंटू ए एल। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एन इंटू ए एल। अब जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन एन ए एल हो गया है तो छोटी सी एक जानकारी और रख लो कि मान लीजिए कि इसमें जो आपने इलेक्ट्रॉन रखा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, स्मॉल ई। लेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई। हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, स्मॉल ई। देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर या टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना हो जाएगा, कुल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा यहाँ से Q इक्वल टू NaLe। तो टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर कितना निकल के आ गया, Q इक्वल टू NaLe। ये टोटल चार्ज मिल गया आपको। जैसे ही टोटल चार्ज मिल गया तो आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल लीजिए। I इक्वल टू Q अपॉन T का फार्मूला पढ़े हो, तो यहाँ से I इक्वल टू Q की वैल्यू कितना निकाले हो, NaLe अपॉन T। ये आपको I की वैल्यू आ गई। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई NaLe अपॉन T। अब आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हालांकि अभी आपका बचपन ही है, आप अभी वृद्ध नहीं हुए हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दूँ तो Vd, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो स्मॉल l, और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में तो स्मॉल t। तो आप यहाँ से स्मॉल t का मान जब निकालोगे तो Vd नीचे आ जाएगा, तो L अपान क्या हो जाएगा, Vd। अब आप ये t का मान ले आइए और यहाँ वाले समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो I इक्वल टू निकल के आ गया NaLe अपॉन स्मॉल t की वैल्यू L बटे Vd। तो L से L कट गया, Vd कहाँ चला गया बच्चों, ऊपर। तो आपका जब Vd ऊपर चला गया तो क्या बन गया, NeAVd। ये रिलेशन निकल के आ गया काहे में, आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जहाँ पर हम I को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे और Vd को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आप जब एक दो बार इसको और देखेंगे और करेंगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीनों के फार्मूलों को हमने अच्छे से देखा। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं, I इक्वल Q अपॉन T। करंट डेंसिटी का फार्मूला J इक्वल टू I अपॉन A, और रिलेशन हमने पढ़ा I बराबर NeAVd। इन सभी चीज़ों को मैंने देखा। ये अब हमारे पास अगला टॉपिक ये निकल के आएगा कि हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही शॉर्टकट में इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। हमने मान लिया फिर से कि हमारे पास ये कंडक्टर था एक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है और इसकी लेंथ स्मॉल l है। यहाँ से इसको मैं लाया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रकार से है कुछ,
ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक, यहाँ बैटरी के माध्यम से इसको मैंने भी पोटेंशियल दिया हुआ है, जिस कारण से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इस्टेब्लिश हो गया है। तो शुरू में आप वही इंफॉर्मेशन लिखोगे कि कंसीडर स्मॉल एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एल इसकी लेंथ हो गई और ए इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे कि जैसे ही इस बैटरी के माध्यम से भी पोटेंशियल अप्लाइड किया गया तो इस चालक के अंदर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो हम लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन कंडक्टर स्मॉल ई बराबर, फार्मूला आपको बताया गया है V/L। ये फार्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है V के साथ वो ये बनता है E = V/D। D का काम यहाँ पर कौन कर रहा था, ये लेंथ, तो E = हो गया V/L। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ये चार्ज है इस पर एक फोर्स काम करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। इस कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स काम करेगा, तो उस फोर्स को हम लिखेंगे F बराबर, फार्मूला होता है चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज हो गया स्मॉल e और इंटेंसिटी हो गई कैपिटल E। यहाँ पर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी लिख सकते हो, चाहो तो माइनस का, या ना लिखो माइनस का, तब भी आपका काम बनेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपने लिखा F = स्मॉल e इंटू कैपिटल E, क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। अब अगर ये चार्ज यहाँ से मोशन कर रहा है, ये चार्ज यहाँ से क्या कर रहा है, ये नेगेटिव इसको भगा रहा है, ये नेगेटिव जब इसको भगा रहा है, इधर ये चार्ज मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को इधर आने से रोक रहा है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया वो फोर्स इस चार्ज को इधर आने से रोक रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के जो इस नेगेटिव टर्मिनल ने इस चार्ज को रिपल किया, तो ये चार्ज रिपल होकर के इस तरफ भाग रहा है। और जब कोई चीज़ मोशन करती है तो न्यूटन के हिसाब से फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने पढ़ा है फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पर जो मैं नेगेटिव नहीं लगाया था, अब मैं वो नेगेटिव आपको लगा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के मोशन का अपोज कर रहा है। ये इसको इधर आने से रोक रहा है, इसको इधर नहीं आने देना चाह रहा है। तो यह हो गया ma = -e इंटू कैपिटल E। ठीक है ना। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी -e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या दिया, a = -e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बट वी नो दैट एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन = होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं एक्सीलरेशन को a कहूँ, वेलोसिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd कहूँ, तो टाइम को मैं यहाँ पर टाउ बोलूँगा। टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। A = VD अपॉन टाउ। तो VD आपका यहाँ पर क्या है और टाउ क्या है यहाँ पर, तो आप इसको बता सकते हो कि वेयर VD = ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो आप जानते हो, और टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं श्रांति काल, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग। अब ये श्रांति काल क्या हो गया, श्रांति काल को तुम एज लाइक टाइम से ही रिलेट करिएगा। जो टाइम उसको आने जाने में लग रहा है ना, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर नाम दिए हैं। तो VD की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई
Vd की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए जल्दी से। Vd की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, a इंटू टाउ। Vd की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a इंटू टाउ। अब a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के रखी थी, ला करके यहाँ पर रख दीजिए। तो Vd इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिखे थे, माइनस ई कैपिटल ई और ये वाला टाउ और नीचे क्या आ गया, स्मॉल m। इसको आप एक डिब्बे में पैक कर लो ताकि ये भागने न पाए। ये फार्मूला आपको मिल गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका फार्मूला मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब इन पैरामीटर्स को अगर हमें जानना है कि स्मॉल ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, टाउ क्या है, एम क्या है, Vd क्या है, तो ये आप जानते हो। ई को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाउ को मैंने अभी बताया क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। एम को मैंने क्या बताया था आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Vd को मैंने क्या बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप इन सारे पैरामीटर्स को भी जानो किसके क्या नाम होते हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले, इसमें थोड़ा सा जानो, क्योंकि आपके लिए एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। कोई अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो क्या बता पाओगे, जरा बताओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास क्या निकल के आया है, मास की बात करो, मास की, तो मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास कितना निकल के आया, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और Vd कितना होता है, अभी मैंने आपको Vd बताया ही था, 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अब पर सेकंड का मतलब टाउ को 1 सेकंड लिया जाएगा। तो जब ये सारे इन्फॉर्मेशन ले लोगे, तुमको वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर माइनस 5 है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डेवलप हुआ था, तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला क्लियर हो गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अभी तक बच्चों जो भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े आज के समय पर, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, करंट डेंसिटी का फार्मूला, और इनमें रिलेशन पढ़ा I और Vd में, और एक रिलेशन हमने Vd का निकाला, Vd का फार्मूला कितना होता है। इन सभी से जुड़े हुए अगर हम लोग एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारी अच्छे से क्लियर हो जानी है। अब हम एक क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अ चार्ज ऑफ 30 कूलाम इज फ्लोइंग अ वायर इन 10 मिनट, फाइंड द करंट थ्रू द वायर। एक कंडक्टर है जिसमें 10 मिनट तक 30 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो होगी, 0.5 एम्पियर, 0.05 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो चलिए, आप सभी का जवाब जो भी आया वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब समझिए आप इसका असली जवाब क्या होना चाहिए। आप यहाँ देखो, जब कभी भी न्यूमेरिकल प्रश्न आपके सामने आए तो पहले आप ये इन्फॉर्मेशन लिखिए कि उसमें क्या चीज़ें गिवन हैं, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। तो गिवन ये आपको चार्ज दे रहा है Q इक्वल टू 30 कूलाम। आगे क्या दिया है आपको, टाइम T इक्वल टू 10 मिनट। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट मांगा है आपसे, आपसे क्या मांगा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू आपने क्या रख दिया बच्चों, 30, और टाइम की वैल्यू आपने क्या रख दिया बच्चों, 10। ये तुम्हारा कैंसिल होके कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो आपने सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जवाब गलत है, 3 एम्पियर आपका जवाब गलत है। अब गलत क्यों है ये समझते हैं। यहाँ पर जो भी आप गिवन फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो उनको आप एक ही सिस्टम में ले जा कर के लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये कूलाम में लिखा है, ये मिनट में लिखा है। तो मिनट हमारा जो होता है इसको हम सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि टाइम को MKS सिस्टम क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट नहीं होता है। तो 10 मिनट को जब आप सेकंड में लिखोगे तो आप लिखोगे 10 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास कुल कितना सेकंड हो जाएगा,
600 सेकंड हो जाएगा। जब ये 600 सेकंड हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा 600, और 600 से एक जीरो जब कैंसिल हो गया और ये 3 से 6 कैंसिल हो गया तो 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 0.05 एम्पियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 0.05 एम्पियर। आई थिंक आपको समझ आया होगा, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपकी कई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली हैं जो भी अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है। तो इन अ कॉपर कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब आप प्रश्न को पढ़ते ही इंफॉर्मेशन नोट करिए, क्या दिया है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। आगे पढ़िए, कैलकुलेट द टाइम, टाइम मांगा है तो टाइम को क्वेश्चन मार्क लगा लो। टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलाने के लिए इन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दे दिया L = 1 मीटर, और आगे दिया है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कैपिटल A कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। साथ ही आपको दिया है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 3 एम्पियर। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है बच्चा, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए टी निकालो। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया है, पहली बात तो समझ लो कि टी के साथ फार्मूला कहाँ कहाँ मिलता है। एक फार्मूला I = NE/T था, इसमें VD नहीं इन्वॉल्व है, इसमें VD नहीं है, जबकि प्रश्न में VD बोला है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करना है। तो ड्रिफ्ट करना है तो VD का कहीं रोल ही नहीं आया, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि I = NEAVD, ये फार्मूला मैंने बताया। तो इस फार्मूले में VD तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो हम क्या करें कि VD अगर निकाल लें तो हमको टाइम निकालने में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस फार्मूले से पहले हम VD निकालेंगे, उसके बाद हम टाइम निकालेंगे। तो चलिए, हमारे पास I = जो फार्मूला मैं इधर बता देता हूँ इसको, I = NEAVD, यहाँ से VD = हो जाएगा I/NEA। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 3, N की वैल्यू कितनी है 8.5 × 10⁻28, E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19, और एरिया दिया है 2 × 10⁻6। ये सारी वैल्यू को आपने रखा। अब जब इसको आप कैलकुलेट करते हो, ये पूरे डाटा को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 1.103 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की मिल गई। जब इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई तो आप निकालोगे स्पीड = फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस का काम करेगा L, तो यहाँ से आपको T की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो T की वैल्यू आ जाएगी L/VD। तो T की वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू हो गई 1 और VD की वैल्यू ये आपने निकाली 1.103 × 10⁻⁴, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁴ आपका ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ आपका। तो इस वैल्यू को नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। तो T = जब 1 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 9.06 × 10⁻3 कुछ ऐसा निकल के आया। ये हमारा ऐसे आएगा एक्चुअल में कि 0.906 × 10⁻4। तो हम 1 को यहाँ ले लेते हैं तो ये 9.06 × 10⁻3 सेकेंड। लगभग इतना टाइम लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने के लिए। तो इस वाले न्यूमेरिकल से आपका जो रिलेशन था वो भी क्लियर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी क्लियर हो गया, और करंट का फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया है। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, नोट करिए। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक लेता हूँ, ठीक है।
तो अब हम आज की क्लास का एक आखिरी टॉपिक लेंगे, छोटा सा है। इसके बाद आज का अब आखिरी टॉपिक है मोबिलिटी, और मोबिलिटी पढ़ने के बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और जो भी इस चैप्टर में बची हुई चीज़ें हैं उसको हम कंटिन्यूअस अंतिम तक ख़त्म करेंगे। हमारा ये मानना है लगभग कि 5 से 6 लेक्चर में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूनिट कक्षा 12वीं का फिनिश हो जाने वाला है, और इस यूनिट से सबसे अधिक क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं मोबिलिटी के बारे में, मोबिलिटी क्या होता है। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा समझिएगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है VD/E। VD आपका क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेयर VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और म्यू क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेगा तो आपको इतनी ही बातें बतानी हैं। यहाँ से इसकी यूनिट भी पूछता है, यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसकी यूनिट निकालने जाएंगे तो आपको VD की यूनिट पता होनी चाहिए और E की पता होनी चाहिए। VD एक प्रकार की वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ढेर सारी यूनिट आपको बताई गई है, लेकिन यहाँ हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वो होती है वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ VD बटे यूनिट ऑफ कैपिटल E। अब VD की यूनिट कितनी हो गई? VD की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और यूनिट ऑफ E हो गया वोल्ट पर मीटर। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो आप ऊपर आके लिख लो, मीटर सेकंड इनवर्स बटे वोल्ट मीटर इनवर्स, या ऐसे लिखो मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड, और ये मीटर अपॉन वोल्ट। तो ये आपका निकल के आ गया क्या? मीटर का स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। निकल के आ गई किसकी? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट बोलोगे। आई बात समझ में? और भी अलग यूनिट बन सकती है, कोई ये मत मान के चलो कि बस यही यूनिट एक ठो रहेगी। आप अगर E की वैल्यू को न्यूटन पर कूलाम में लिखोगे इसकी यूनिट को, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो जिस हिसाब से E की यूनिट लिखोगे उसी हिसाब से आपकी म्यू की यूनिट आएगी। वो आप कैसा अप्लाई करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर देखें कि एक छोटा सा फार्मूला इसी के साथ मॉडिफाइड करके, तो हम जानते हैं VD इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्मॉल E कैपिटल E टाउ अपॉन M, ये VD का फार्मूला होता है। स्मॉल E कैपिटल E टाउ अपॉन M। अगर मैं ये VD की वैल्यू जा करके यहाँ पर रख दूँ तो हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्मॉल E कैपिटल E टाउ बटे कैपिटल E इंटू M। अब ये कैपिटल E से कैपिटल E कट गया, तो म्यू इक्वल टू निकल के आ गया स्मॉल E टाउ बटे M। स्मॉल E टाउ बटे M। अब देखो यहाँ पर स्मॉल E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और M क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिख करके उस क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूँगा और उस क्वेश्चन का आप हमको आंसर बताइएगा। द मोबिलिटी, क्वेश्चन क्या है? द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम,
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो किन दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास के, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम के, स्पेसिफिक चार्ज एंड मास के। अगर इसका जवाब आपको देना हो तो आप क्या जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दीजिएगा आप। तो यहाँ से आप इस फार्मूले में आइए, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। मैंने टाउ को बोला है, रिलैक्सेशन टाइम बोलो चाहे टाइम बोलो, बात वही है। आई बात समझ में? तो जिसमें टाइम साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, जिसमें मास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला ऑप्शन आपका गलत है। अब ई को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम हो गया, तो पहले ऑप्शन को हम सही कर देते हैं, लेकिन पहला आंसर गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्मॉल m नीचे लिखा हुआ है। स्मॉल e को आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, स्मॉल e को आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, लेकिन जब स्मॉल e में उसके मास से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में उसके मास को डिवाइड कर दो, तो उसका नाम हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या नाम हो जाता है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम। तो क्या इसका आंसर क्लियर हुआ आप लोगों को? इसको जल्दी से नोट करिएगा। और आज की क्लास को हम इतने पर ही रोकना चाहेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोबिलिटी, और उनसे जुड़े हुए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किए हुए हैं। कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ओम्स लॉ को देखेंगे और उसमें हम ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। तो आपसे ये आशा रहेगी हमारी कि आप अधिक से अधिक इस चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा तो पढ़ते रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद।